नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। और नेहा, बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। मोदी सर ने मानहानि केस में सुनवाई हो रही है। सजा को रोकने के लिए दरअसल ये अर्जी दी गई और सेशन कोर्ट में इस वक्त राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हो रही है। ये वही मामला था जिसकी वजह से उन्हें 2 साल की सजा हुई और 2 साल की सजा होने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई, खत्म कर दी गई। निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनवाई थी और उसके बाद अब अर्जी लेकर राहुल सेशन कोर्ट पहुंचे और यहां सेशन कोर्ट में नया सुनवाई शुरू है। तो ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल मोदी सर ने मानहानि का ये मामला है। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सुनवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि आज पूरी तरीके से सुनवाई में इस बारे में फैसला हो सकता है ना हो, क्योंकि ये लंबी बहस चढ़ सकती है। जी देखिए, आज बहुत अहम सुनवाई है। देखिए, सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन राहुल गांधी ने डाला था कि जो कन्विक्शन के ऊपर स्टे लेना है, देखिए ये हियरिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार पूरी तरीके से लटकी हुई है। अगर जो ये स्टे नहीं बढ़ता आगे तो फिर राहुल गांधी की मुश्किलें और काफी बढ़ सकती है। देखिए, इस मामले में जो बीजेपी की तरफ से जो एमएलए है पूर्णेश मोदी, उनका जो नोटिस है, उनको जो नोटिस दिया था, उन्होंने ऑलरेडी अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी रिपीटेड ऑफेंडर है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उन्होंने बार बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। एमपी होने के बावजूद भी वो बाज नहीं आए और इसलिए अब जब कोर्ट ने भी ऐसा फैसला सुनाया है कि उन्होंने जो वक्तव्य रखा है, स्टेटमेंट रखा है, अब वो सही नहीं है, इसलिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की जो लोअर कोर्ट। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहाँ अब एक और बड़ी खबर है, उस पर भी जल्दी से रुक कर लेते हैं, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की पेशी बस होने वाली है। आरोपी अतीक और उसके भाई अशरफ को एक ही गाड़ी में लाया गया। नैनी जेल से प्रयागराज कोर्ट उन्हें लाया गया। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस नैनी जेल लाई है और नैनी जेल से ही प्रयागराज कोर्ट में दोनों भाइयों की पेशी होनी है। ये कहा जा रहा है कि दोनों को एक ही वैन में ले जाया जाएगा ताकि सुरक्षा लिहाज से ये बेहतर हो। अतीक से पूछताछ के लिए रिमांड पर पुलिस उसे लेगी। समर्थ मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, 11 बजे वक्त बताया गया था पेशी का। जो अभी अपडेट रिसेंट आई है हमारे पास, एक काफिला निकला था, यानी कि एक पुलिस कॉन्वॉय निकला जिसमें वज्रवाहन में बताया जा रहा था अशरफ सवार है। और जब हमारी उच्च पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है तो ये बताया गया कि दोनों भाइयों को, यानी कि अशरफ को और अतीक अहमद को एक ही साथ एक ही वज्रवाहन में लेकर पुलिस निकली है और कुछ ही क्षणों में सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ एक साथ पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट है, यानी कि पिछली बार की तरह अलग अलग नहीं ले जा रहे हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से पिछली दफा अतीक को बाद में ले गए थे और पहले अशरफ को ले गए, तो उसके 10 मिनट के अंतराल में दूसरा वज्रवाहन आया था जो अतीक अहमद को लेकर आया था। पर इस बार ये नई स्ट्रैटेजी करी गई है और जब पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर ऐसा किया गया है जिससे कि ये सीन रिक्रिएशन ना लगे कि जैसा कि एमपीएमएलए कोर्ट में ले जाते वक्त किया है, ठीक वैसा ही दोहरा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से पुलिस निकली है। पूरी जो वैन थी उसको कपड़े से कवर किया हुआ था। कोशिश जब की गई अंदर देखने की तो वो भी पूरी तरीके से बंद थी, तो ये भनक तक किसी को नहीं लगी कि अंदर अशरफ और अतीक एक साथ हैं। और इसी के चलते पुलिस जो है गुपचुप तरीके से निकल गई और सीजेएम कोर्ट में कुछ ही क्षणों में पहुंचेगी, जहां पर यूपी पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि पुलिस को कस्टडी रिमांड मिल जाए, जिससे कि 14 दिन की रिमांड मांगेगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या तस्वीरें हैं। फिलहाल जो अपडेट मिल रही है वो एक वज्रवाहन जो है वहां सीजीएम कोर्ट के पास पहुंचा हुआ है और आप मानकर चलिए कि कुछ ही देर में एक ऑर्डर भी आ सकता है, क्योंकि पुलिस ने अर्जी इस बारे में लगाई थी पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर, क्योंकि जो शूट आउट हुआ था उसकी इंटरोगेशन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कर पाई है। और पुलिस को लगता है अगर अतीक और अशरफ प्रयागराज में रहेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेंगे तो पूछताछ आसान हो जाएगी और जो शूटर्स जिन पर 5 लाख का इनाम है, जो अभी तक फरार हैं, यह भी कहा जा रहा है बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, उन पर धरपकड़ करना आसान हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अतीक अहमद विक्टिम कार्ड चल
रहा है। अतीक अहमद लगातार ये कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मेरे परिवार को मत छेड़िए, मत परेशान करिए, और वो यही गुहार लगातार योगी सरकार से लगा रहा है। तो देखना यह है कि क्या यूपी पुलिस इससे वाहवाही लूटकर खुश हो जाएगी या वो एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखेगी, क्योंकि अतीक अहमद एक बड़ा माफिया है। वो कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने के लिए भी इस तरह के बयान दे सकता है जिससे पुलिस का ध्यान भटक जाए और पुलिस को ऐसा लगे कि वो कुछ और प्लान कर रहे हैं। तो तस्वीरें ये हैं कि सीजेएम कोर्ट में जो अपडेट मिल रही है, अतीक अहमद का काफिला लगभग पहुंच रहा है और वहीं पर आज एक बड़ा डिसीजन होना है उमेश पाल को लेकर। पिछली बार जब अतीक अहमद यहां लाया गया था या अशरफ यहां लाया गया था तो वो किडनैपिंग का मामला था, यानी कि जो उमेश पाल का जो अपहरण किया था राजूपाल हत्याकांड को लेकर मामला वो था। पर इस बार मामला उससे भी संगीन है, यानी कि जो शूट आउट हुआ एक महीने पहले उमेश पाल का, एक और चीज बताइए, क्योंकि उससे पहले जब उसे कोर्ट में ले जाया जाता, साबरमती से जब प्रयागराज लाया गया, यहाँ जेल में आते ही उसका बीपी हाई हो गया, यानी उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। क्या कोशिश करना चाह रहा था वो? और जैसे हर केस में होता है, कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल भी कराना होता है, यहाँ जेल से जब लाया गया है तो क्या ये प्रक्रिया भी निभाई जाती है, फॉलो की जाती है? अर्पिता, सारे मेडिकल चेकअप्स हुए। आपको याद होगा जब गुजरात की साबरमती जेल से लाया जा रहा था उस वक्त भी कहा था कि मेरी तबीयत नासाज है और मैं इतना लंबा मूवमेंट बाय रोड नहीं कर सकता हूं, ये दलील दी गई थी। पर जब मेडिकल चेकअप वहां पर किया गया था तो चीजें क्लियर निकली थी और ये बताया गया था कि अतीक अहमद पूरी तरीके से फिट है। हालांकि उसको बीपी की समस्या है पर मूवमेंट के लिए वो फिट उस वक्त डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया था। आज भी जब ये खबर आई कि 2 घंटे ही वो सो पाया है, उसने कंप्लेन करी गर्मी के कारण मैं सो नहीं पाया हूं, इतना लंबा सफर करके आया हूं और मेरी तबीयत सही नहीं। बीपी हालांकि उसका हाई निकला है पर मूवमेंट के लिए जब चेकअप हुआ, डॉक्टर्स पहुंचे अर्ली मॉर्निंग, तो ये पाया गया कि वो मूवमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उसको नैनी जेल से, क्योंकि 8 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग आप मानकर चले अगर प्रयागराज को जाम को देख के 20 से 25 मिनट लगते हैं नैनी जेल से कचहरी यानी कि सीजेएम कोर्ट पहुंचने में। तो उस दौरान में ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती कि उसकी तबीयत बिगड़ जाए। ये मेडिकल चेकअप में पाया गया। उसके बाद ये तय किया गया कि हम इसको 10:30 या 11:45 करीब लेकर निकलेंगे और 11:10 या 11:15 तक पूरी गाड़ी का काफिला अतीक अहमद और अशरफ को लेकर कोर्ट पहुंच जाएगा। और इसी प्लानिंग के साथ, हालांकि एक नई चीज पर यह हुई है जो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि दोनों भाइयों को एक साथ लाना, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि अतीक अहमद और अशरफ को एक ही वज्रवाहन में एक साथ लाया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि शायद सालों बाद दोनों भाइयों का सहयोगी अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये अतीक और उसके भाई अशरफ को एक ही वज्रवाहन में लाना, इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, देखिए, दोनों को ही आज अदालत में पेश करना है और आज तक कचहरी परिसर के अंदर है और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये कचहरी परिसर के अंदर का नजारा है। भारी सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। ये तस्वीर है कचहरी परिसर की। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो हर एक तस्वीर दिखाएं कि ये देखिए कचहरी परिसर के बाहर की पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब ये कचहरी परिसर के अंदर की तस्वीर है। इस गेट से अतीक अहमद को अदालत परिसर के अंदर ले जाया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से जो पूरा कचहरी परिसर है उसको किस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है ये आप देख सकती हैं यहाँ पर। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात यह है यूपी पुलिस के लिए कि वकीलों का भारी जमावड़ा लग गया है कचहरी परिसर के अंदर। तो वकीलों से बचाकर अतीक और अशरफ को अदालत में पेश करना ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस तरह की तैनाती और बाकायदा इस तरह की जो अगर आप रस्सियां देखें, रस्सी पकड़कर जो पुलिस के जवान वो खड़े हैं ताकि जो भी वकील जब अतीक या अशरफ को लेकर पुलिस अंदर दाखिल होगी तो अतीक और अशरफ को सुरक्षित कोर्ट के रूम तक ले जाया जा सके। तो ये सीधी तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सीजीएम कोर्ट परिसर की तस्वीरें हैं और भारी सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर तैनाती अगर आप यहाँ पर देखें तो जो भारी संख्या में वकील वो भी जमा हुए हैं। तो परिसर के अंदर भारी गहमागहमी है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो अतीक और अशरफ उसको जो यूपी पुलिस है वो सीजीएम कोर्ट में लेकर पहुंचेगी। ठीक है, ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं। कोर्ट के भीतर दोनों भाइयों को ले जाया जा रहा है, अतीक और उसके भाई अशरफ, दोनों को भारी सुरक्षा के बीच। और साइड में देखिए अर्पिता, ये रस्सियां लगाई गई हैं ताकि जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो
कहीं ना कहीं इस काफिले में और जो सुरक्षा घेरा है उसके बीच ना आ सके। ये दरअसल पैदल रास्ता तय करना होता है जहां तक गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी। अब सीजेएम कोर्ट दोनों भाई पहुंच चुके हैं। पेशी अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में होनी है और ये कहा जा रहा है कि पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। ये पहला मौका है जब दोनों भाइयों को आप इस तरीके से साथ देख रहे हैं पेशी के लिए ले जाते हुए। बिल्कुल। और अशरफ और पीछे आप देखिए ये अतीक काले कुर्ते में जो है अतीक दिख रहा है आपको, दोनों को एक ही वैन में लाया गया। इससे पहले जब उमेश पाल अपहरण के मामले में पेशी हुई थी तब दोनों को अलग अलग वैन में कोर्ट परिसर तक लाया गया था, लेकिन इस बार दोनों साथ आए। थोड़ी देर में सुनवाई भी शुरू होनी है। और अरविंद हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरविंद, ये दो हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, भाई और अतीक दोनों एक साथ कोर्ट रूम तक पहुंच रहे हैं। कोशिश करेंगे बात करने की। अशरफ, क्या कहना है? हत्याकांड में तुम शामिल हो? अशरफ, अशरफ, आज तक के सवालों का जवाब दो। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो? तो आप देख पा रहे हैं आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अशरफ को लेकर जो यूपी पुलिस है अब वो पहुंच चुकी है। अतीक अभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सुरक्षा कंसर्न की वजह से और भारी अतीक अहमद यहाँ पर पहुंच चुका है। अतीक अहमद को भी परिसर में लेकर आज जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। अतीक और अशरफ दोनों को लेकर जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। आगे की तरफ अगर देखेंगे तो अशरफ जा रहा है और ये अब जो है अतीक अहमद, वो अतीक क्या कहेंगे? उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया यहाँ पर। इस तरह से ये तस्वीरें यहाँ पर आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और बाकायदा इस तरीके से अतीक अहमद की सीधी तस्वीरें कचहरी परिसर के अंदर की आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अभी अशरफ और अतीक को यहाँ पर लेकर आया गया है। और बाकायदा अतीक ने हाथ हिलाकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। और ये सामने तो बिल्कुल। तो फिलहाल अतीक और उसके भाई को जैसा अरविंद बता रहे हैं कि देखिए कोर्ट की तस्वीरें भी हमने दिखाई जहां कोर्ट में उसको ले जाया गया है और यहां पर कोशिश होगी कि रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़े सबूत के तौर पर पुलिस के हाथ में लगी है, जिसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं अतीक और अतीक का गैंग था। एक एक करके गुर्गों को पकड़ने की तैयारी हो रही है। पूरा परिवार इस वक्त फरार है, किसी की कोई जानकारी नहीं है। जब सवाल अतीक से पूछा जाता है कहां है आपके परिवार वाले, कहां है आपकी बीवी, आपका बेटा असद, तो कह रहे हैं हमें क्या पता। अरविंद ओझा जुड़ गए एक बार फिर हमारे साथ। अरविंद, आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर दिखाई, दोनों भाई एक साथ, और जो बॉडी लैंग्वेज है दरअसल यहाँ पर अरविंद वो बहुत कुछ कह रही है। जब अतीक को लाया जा रहा था तब वो डर सता रहा था, कह रहा था कि पूरा परिवार मिट्टी में मिल चुका है, अब तो रगड़ा जा रहा है, लेकिन आज दरअसल ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, दोनों भाई एक साथ कोर्ट जाते हुए। नहीं देखिए, इसीलिए मैं नेहा और अर्पिता लगातार आज तक पर बता रहा था कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन आज तक पर आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी कोर्ट परिसर की। अतीक बकायदा हाथ हिलाकर उसने कहीं ना कहीं आज तक के कैमरे पर यह बताने की कोशिश की है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। और हिलाए भी क्यों ना, क्योंकि प्रयागराज में वो पहुंचा है। प्रयागराज जहां पर उसने खौफ और आतंक के दम पर दशकों तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, उसके अलावा यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर बुलाए गए हैं। और पहले अशरफ और उसके बाद अतीक दोनों को यहाँ पर लाया गया था। कोर्ट रूम में दोनों को लेकर जाया गया है। पुलिस रिमांड मांगेगी और जैसा कि मैंने बताया था एक बड़ी चुनौती अरविंद, कितनी देर तक पेशी चलेगी? ये कितनी देर का ये अंदर का ये सिलसिला ये चलेगा? नहीं देखिए, सीधे मैं आपको तस्वीर ही दिखा देता हूँ नेहा। ये आज तक पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं कोर्ट परिसर की। और जरा ये भी तस्वीर देखिए कि किस तरह की कौतूहल है। ये जितना फ्लोर है, सभी फ्लोर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको झांकते हुए दिखाई दे जाएंगे। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इसी में जो कोर्ट रूम है, उस कोर्ट रूम में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, जो पुलिस के जवान है, वो आपको दिखाई देंगे। और कोर्ट रूम में जो जानकारी मिली है, अतीक अहमद और अशरफ दोनों पहुंच चुके हैं और जज अब से कुछ देर बाद बैठेंगे। उसके बाद पुलिस जो रिमांड एप्लीकेशन है वो सामने रखेगी। 14 दिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 दिन वो 14 दिन की रिमांड मांगेगी। अब कितने दिन की रिमांड
वो पुलिस देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सैकड़ों सवालों की फहरिस्त है, ज्यादा से ज्यादा रिमांड मांगने की कोशिश की जाएगी। वो उसकी वजह यह है कि न तो अभी तक असद का बेटा अतीक का बेटा असद वो गिरफ्तार हुआ है, न तो बमबाज गुड्डू मुस्लिम वो गिरफ्तार हुआ है। तो ऐसे में अतीक से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे, असद कहाँ है, उसकी पत्नी कहाँ है, कैसी इस हत्याकांड की साजिश रची गई। हालांकि वो तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है, उसने तो कहा वो जेल में था। लेकिन कल साबरमती से प्रयागराज तक के सफर के दौरान जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जितना वो अपने आप को विक्टिम शो करा था, यहाँ पर जब कोर्ट में उसको पेश किया गया तो उसने बकायदा हाथ हिलाया। ये बताता है कि कितना शातिर है अतीक अहमद। पल पल वो किस तरह से अपना एटीट्यूड, अपना रंग चेंज करता है। और यहाँ पर हाथ इसलिए भी हिलाया ताकि वो प्रयागराज को, कोर्ट परिसर में मौजूद तमाम लोगों को ये दिखा सके, ये बता सके कि उसका दबदबा अभी भी कायम है। और इन सब के बीच अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाऊंगी कि भारी गहमा गहमी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये जो गेट, इसी गेट से अतीक अहमद अशरफ को लेकर जाया गया था, मेटल डिटेक्टर लगा और गेट को बंद कर दिया गया। जबकि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और इसी फर्स्ट फ्लोर पर कोर्ट रूम मौजूद है। और कोर्ट रूम में अतीक और अशरफ दोनों फिलहाल बैठ गए और वकीलों के शोर की आवाज भी हमें सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ वकील है। लेकिन जब जितने भी ये फ्लोर है, इस फ्लोर पर आप देखें तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो पूरी सुनवाई के दौरान क्या हुआ, अतीक का बॉडी लैंग्वेज क्या है। ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक एक करके यहाँ पर जा रहे हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर जा रहे हैं। वकील भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। पिछली सुनवाई में भी देखा गया था कि जो वकील है वो अतीक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न भी है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ, उसका जो भाई है, उसको लेकर सीजीएम कोर्ट में पहुंच चुकी है यूपी पुलिस। कोर्ट रूम में ही अतीक और अशरफ मौजूद है। पुलिस अब रिमांड पेपर जज के सामने रखेगी और रिमांड मांगेगी। लेकिन किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, सीधी तस्वीरें हम आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए कचहरी परिसर के अंदर की तस्वीरें, एक एक करके जो ये तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। आटे दाल से लेकर तमाम रोजमर्रा की चीजें बेतहाशा तरीके से महंगी हो रही हैं और भारत में शामिल होने के यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इतिहास बन रहा है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी है और आजकल तो सोशल मीडिया में शायद हिंदुस्तान के हर किसी ने देखी हो। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। वहीं पीओके में भूख से दंगा मचा है। पीओके का नारा हिंदुस्तान वतन हमारा। They are saying कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। पाकिस्तान पहले ही पीओके में जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के चर्चों से परेशान था। उसकी इस तकलीफ को श्रीनगर में G20 की बैठक के ऐलान और बढ़ा दिया है। बौखलाहट में वो विरोध कर रहा है। 22 से 24 तारीख को टूरिज्म पर वर्किंग ग्रुप की एक बैठक श्रीनगर में होनी है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ऐसे इकदाम से कश्मीर में होने वाले मजालिम से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा। जिन हेड्स ऑफ स्टेट से अभी तक मेरी बात हो चुकी है उन सबको मैंने आगाह किया और आगे भी इंशाल्लाह जिन से बात होगी मैं उनको सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है। पाकिस्तान अभी तक कश्मीर पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है। दावा करता रहा है कि वहाँ पर लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, लेकिन उसके झूठ का एक गुब्बारा हमेशा के लिए फट जाएगा, क्योंकि दुनिया के 20 बड़े देशों के प्रतिनिधि घाटी में हो रहे विकास के गवाह बनने जा रहे हैं। इसी बात से वो घबराया हुआ है, क्योंकि उसने पीओके में विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। कश्मीरियों का इस्तेमाल किया, उनके बिजली, पानी और खनिज संपदा को लूटकर चीन को बेच दिया। इसीलिए पीओके की हालत यह है कि वहाँ पर लकड़ी के कमजोर पुल पर लोगों को जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार पीओके की आटा मिलों से आटा गायब करके पंजाब के लोगों में बांट रही है, जिससे पीओके में काफी गुस्सा है।
है। गरीब आवाम अगर रोटी के लिए तरसेंगे तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदारी जो भी होगी वो इंतजामिया की होगी। हम किधर से महंगा आटा लेके सस्ती रोटी फरोख्त करें, हमारे वश में नहीं है। हम हुकूमत के खसारे हम तो नहीं पूरे कर सकते। आज हमें आटे पिंडी इस्लामाबाद से आते हैं। कश्मीर की जो फ्लोर मिल है सरकारी मिल, उसका आटा तो हमें मिल ही नहीं रहा। वो पता नहीं किधर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कोई पता नहीं है। भारत में जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी टनल बन रही है, जो लद्दाख को हर मौसम देश से जोड़ेगी। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर को रेल और सड़क से जोड़ने का काम कर रही है, ताकि विकास के काम में तेजी लाई जा सके। बर्फबारी में भी जम्मू कश्मीर की रफ्तार न रोके, इसके लिए बनिहाल स्टेशन पर बर्फ से ढकी पटरियों को साफ करने के लिए स्नो कटर लगाए गए। आतंक को पीछे छोड़ जम्मू कश्मीर ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया है, जिसने पाकिस्तान को डरा दिया है। आज तक ब्यूरो। तब से कुछ ही देर पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी हुई है और सीजेएम कोर्ट में वकीलों का हंगामा देखा जा रहा है। इससे पहले भी अर्पिता हमने देखा था कि जब अपहरण मामले में पेशी हुई थी तब भी वकीलों ने हंगामा किया था और फांसी की मांग की थी। अब कोर्ट रूम ले जाया गया है दोनों भाइयों को एक साथ। तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले हमने देखी थी। 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है, जिस पर कोर्ट को फैसला देना है। तो किसी भी वक्त कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है और यहां जैसा आप कह रही कोशिश यही है कि 14 दिन की रिमांड मिल जाए ताकि पूछताछ हो। बहुत सारे सवाल, एक लंबी लिस्ट सवालों के एक तरीके से कहिए तो अतीक और अतीक के परिवार वालों के लिए है। बाकी तो फरार ही चल रहे हैं। अतीक और अतीक का भाई कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद है। जबरदस्त हंगामा कोर्ट के बाहर वकीलों का चल रहा है। इस वक्त अतीक और अशरफ कोर्ट रूम में हैं। वहां सुनवाई थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और ये फैसला आज ही होना है कि कितने दिन की रिमांड उसको दी जाती है। हालांकि नेहा यहाँ बार बार वो अपनी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाता रहा है, तो क्या उसको यहीं पर रखा जाएगा क्योंकि यहाँ रहकर ही पूछताछ होगी? यहाँ वो कहाँ रहना चाहता है, क्या उनके वकील की तरफ से वो दलील भी दी जा सकती है? क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसको साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, और ऐसे में अगर उसको रिमांड मिलती है मान लीजिए 10 दिन की या कितने दिन की भी, तो उसको यहीं पर रहकर उससे पूछताछ होगी। तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? ये सारी दलीलें भी कोर्ट रूम में स्वाभाविक तौर से होंगी और उसके आधार पर ही अब आगे ये कोर्ट को तय करना है कि कितने दिन की रिमांड दी जाती है। और यूपी पुलिस रिमांड मांगने के लिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में मौजूद है। भारी सुरक्षा घेरे के बीच दोनों भाइयों को कोर्ट लाया गया है। ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की, जब अतीक और उसके भाई अशरफ को सीजेएम कोर्ट लाया जा रहा था। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी वक्त अब रिमांड पर फैसला आ सकता है। ये रिमांड दरअसल यूपी पुलिस द्वारा इसलिए ली जा रही है ताकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में कई सवाल दोनों भाइयों से पूछे जा सके, क्योंकि जेल के भीतर रहकर ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। ये कई तरीके से साफ है और इस पर दोनों भाइयों को अब जवाब देने होंगे। अरविंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, रिमांड पर फैसला आ गया है या किसी भी वक्त आ सकता है? नहीं, देखिए अभी जो वारंटी के तौर पर अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया है, उसके बाद जो रिमांड है वो मांगेगी पुलिस। लेकिन अगर आप ये देखिए, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं, अब और एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम वो यहाँ पर बुला ली गई है। सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो बुला लिए गए हैं और अभी रिमांड दोनों की नहीं मिली है। 14 दिन की रिमांड, जैसा कि हमने पहले ही बताया था आज तक पर कि 14 दिन की रिमांड अतीक और अशरफ की मांगेगी पुलिस। फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर ही अतीक और अशरफ वो मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों एक सुरक्षा बलों की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी देखिए, कोर्ट परिसर के ऊपर की ये तस्वीर, जो तमाम वकील है, जो लोग हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है अतीक को देखने के लिए। अतीक वो शख्स है जिसने प्रयागराज में और प्रयागराज के आसपास गुंडई के दम पर करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जमा की। 100 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है और फिलहाल साबरमती जेल से
अतीक को और बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को लाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था देखिए, बाकायदा जो ये गेट है, इसी गेट से अतीक को लेकर गई थी पुलिस। और जब हमने अतीक से यहीं पर पूछा उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा रोल, तुम्हारी भूमिका क्या है, तो उसने सिर्फ हाथ मिलाया। कल तक वो विक्टिम कार्ड खेल रहा था, उसने कहा कि मिट्टी में मिला दिया आप मुझे, मेरे परिवार को, लेकिन आज वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखा। और फिलहाल कोर्ट परिसर में उसे कोर्ट रूम में उसे ले जाया गया है, उसके भाई को, और अब से कुछ देर बाद रिमांड पर बहस होगी। ठीक है समर्थ, आपके पास कोई अपडेट? अर्पिता देखिए, यहाँ पर सीजीएम कोर्ट में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। जैसे कि हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे थे, बहस शुरू हो गई है और पुलिस जो है अब रिमांड की बात करेगी, यानी कि 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी। देखना यह है कि पुलिस को कितने दिन की रिमांड मिलती है या रिमांड मिलती भी है, क्योंकि 7 दिन या 14 दिन इसको लेकर है कोर्ट में क्या होना है। आपको तस्वीर अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, तो गहमा गहमी आप देखिए सीजीएम कोर्ट में फिलहाल बढ़ी हुई है। पुलिस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है और उसके साथ साथ वकीलों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। सब यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो अतीक अहमद और अशरफ है उसको पुलिस रिमांड मिलती है कि नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और पुलिस के साथ साथ एक तरह से एलआईयू के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये जानकारी कहीं ना कहीं यूपी पुलिस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स लखनऊ तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि अतीक का कोई केस होता है तो अतीक के गुर्गे भी यहीं आसपास पाए जाते हैं, चाहे वो अतीक को साबरमती जेल से वापस लाने की बात रही हो या अतीक की एमपी एमएलए कोर्ट या फिर सीजीएम कोर्ट में हियरिंग की बात रही हो। तो इस वजह से यहाँ पर एलआईयू की भी डिप्लॉयमेंट बड़े नंबर्स में की गई है। जो कैजुअल ड्रेसेस में यहाँ पर पुलिस के जवान घूम रहे हैं और एक एक गतिविधि का अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल कुछ ही क्षणों में ये अपडेट सामने आएगा कि पुलिस को रिमांड मिलती है कि नहीं, पर फिलहाल यहाँ पर एक अर्जी जो डाली गई थी उसको लेकर ठीक है, लौटेंगे आपके पास अरविंद, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि कोर्ट ने रिमांड पर मंजूरी दे दी है, आपके पास क्या जानकारी है? ठीक है, इस बीच तस्वीरें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, जिनको एक साथ कोर्ट में पेश किया गया है। अब यूपी पुलिस दरअसल यहां पर यह चाहती है कि 14 दिन की रिमांड मिले ताकि सवाल जवाब का सिलसिला दोनों भाइयों से किया जा सके और जानकारी ली जा सके उन फरार आरोपियों के बारे में जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, क्योंकि ये हत्याकांड जेल में रहकर दोनों भाइयों ने रचा था, इसकी साजिश रची थी। समर्थ हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। समर्थ, क्या चल रहा है अंदर कोर्ट रूम में? और यहाँ देखिए इस वक्त जो है हियरिंग जो है चल रही है इस मामले में कि पुलिस को रिमांड मिलती है कि नहीं मिलती है। चांसेस है कि पुलिस मांग कर रही है 14 दिन की रिमांड की, और ये मांग इसलिए करी जा रही है कि उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ है उसके मुख्य शूटर अभी तक यूपी पुलिस की रडार से बाहर हैं। तो जो मास्टरमाइंड, जैसे कि उमेश की परिवार ने कहा था कि आप अशरफ और अतीक को पकड़ लीजिए, बाकी गुर्गे अपने आप आपके सामने आ जाएंगे, और यूपी पुलिस अब ठीक वैसा ही करती हुई अगर पुलिस को यहाँ रिमांड मिलती है तो एक बड़ी जीत कही जाएगी यूपी सरकार की भी और यूपी पुलिस की भी, क्योंकि ये 14 दिन का या 7 दिन का अंतराल जो होगा, जो टाइम पीरियड होगा, उसमें पुलिस पूछताछ करेगी और उन शूटर्स का भी पता निकालेगी कि वो आखिर देश के किस कोने में छुपे हुए हैं और उनको निकाल कर बाहर लाने की कवायद शुरू करेगी। अतीक अहमद की जो बॉडी लैंग्वेज की बात अरविंद अभी कर रहे थे, कल तक वो विक्टिम कार्ड खेल रहा था और आज कोर्ट में आकर जिस तरह से उसने हाथ लहराया है वो बताता है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि अतीक जब साबरमती से निकला है तो वो एक प्लानिंग के तहत निकला था कि उसे मीडिया से कब और क्या बोलना है। उसने एक बात बार बार रिपीट करी है कि मैं मिट्टी में मिल गया हूं और अब हमें रगड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस, यूपी सरकार को खुश करने के लिए भी इस तरह के बयान उसके द्वारा दिए जा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस अपनी इंटरोगेशन में या कार्रवाई में कहीं ना कहीं डिविएट हो और उसको फायदा हो। पर फिलहाल पुलिस के तौर पर ऐसा होता है या नहीं होता ये वक्त बताएगा। पर जिस तरह से अतीक और अशरफ को एक ही वज्रवाहन में लाया गया है, पुलिस ने एक चीज साफ कर दी है कि उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में फिलहाल दम दिख रहा है, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि अशरफ अलग से आएगा, अतीक अलग से आएगा। पर जब पुलिस के अधिकारियों से आज तक ने बातचीत करी तो ये बताया उन्होंने कि ये प्लानिंग इसलिए ही करी गई थी क्योंकि पिछली बार की तरह अगर करते तो सीन रिक्रिएशन हो जाता और ये सामने वालों को पता होता। बात समझाइए, पिछली बार जब दोनों को कोर्ट लाया गया था तब वहां पर वकीलों का भारी जमावड़ा था, क्या उसी से सबक लेते हुए आज सुरक्षा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है? क्योंकि हमने फांसी दो के नारे तक सुने थे, आज उस तरह का ही सीन रहा या फिर कुछ अलग था?
देखिए नेहा, जो जानकारी हमको मिल पा रही है, अंदर काफी गहमा गहमी इस चीज को लेकर है और अंदर जब अतीक अहमद गया है तो उसको कई अपशब्द भी कहे गए हैं। अतीक और अशरफ जब अंदर निकले हैं तो वकीलों द्वारा, जो वकीलों का गुस्सा है देखिए, क्योंकि जो वकील प्रयागराज में रहे हैं वो समझते हैं कि अतीक अहमद ने कितनों को परेशान किया है और इन वकीलों ने शायद उसकी लड़ाई भी, उन प्रताड़ित लोगों की लड़ाई भी लड़ी। और अब जब वो मौका आ गया है, जब अतीक अहमद को आखिरकार सजा होनी है या पुलिस रिमांड मिलनी है, तो वो गुस्सा भी कहीं ना कहीं, चाहे वो आम लोगों का हो चाहे वकीलों का हो, वो फूट रहा। जैसे ही कोर्ट रूम में अशरफ और अतीक अहमद जाते हैं, उसके वीडियोस भी कुछ क्षणों में सामने आ जाएंगे जिसमें कि वो अपशब्द कहते अतीक अहमद को नजर आए हैं। ऐसा इस दफा नहीं हुआ है खाली, जब एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक अहमद आया था, जो वीडियो फुटेजेस आज तक ने दिखाए थे, तो उस वक्त भी अतीक को अपशब्द कहे गए। और प्रयागराज कोर्ट परिसर में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा होती दिख रही है। वहां पर वकीलों का जमावड़ा भी दिख रहा है अतीक के खिलाफ। कोर्ट परिसर में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। वकील जो है वो वहां पर नारेबाजी भी करते नजर आए थे। जबरदस्त हंगामा भी रहा, सुरक्षा की तैनाती भी वहां पर की गई है। कोर्ट परिसर में वकीलों का जबरदस्त हंगामा देखा गया है। समर्थ खबरें ये भी आई हैं कि पुलिस और वकीलों के बीच में भी झड़प हुई। समर्थ, आप सुन पा रहे हैं हमें? अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, कोर्ट रूम परिसर में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही जैसा कि अर्पिता बोल रही थी कि पुलिस वालों और वकीलों के बीच में भी झड़प हुई है, गहमा गहमी हुई है। देखिए, अदालत परिसर भीतर कोर्ट रूम के बाहर जो माहौल है वो बेहद ही तनावपूर्ण माहौल है। थोड़ी देर पहले बहुत जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। पुलिस वालों ने उन वकीलों को रोका है जो नारेबाजी कर रहे थे अतीक के खिलाफ। सिर्फ अतीक के खिलाफ नारेबाजी ही नहीं, बकायदा गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी और वहां पर वो कोर्ट रूम के अंदर जाना चाहते थे और इसे लेकर के यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये बवाल मचा है। फिलहाल तो मामला शांत है, लेकिन आपको बताएं कि कोर्ट परिसर के भीतर, यानी कि कोर्ट रूम से कुछ दूरी पर, तकरीबन 5-7 मीटर की दूरी पर जबरदस्त हंगामा हुआ। पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है, मारपीट की गई है। बहुत माहौल जो बाहर का है वो थोड़ा तनावपूर्ण ज्यादा हो चुका है इस समय। हालांकि कोर्ट रूम के भीतर किसी को इजाजत नहीं दी गई है, कोई नहीं है। फिलहाल जो कोर्ट रूम के अंदर की जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक दोनों, अशरफ और अतीक, इन दोनों को एक ही कटघरे में दोनों को रखा गया है। दोनों एक ही कटघरे में इस वक्त मौजूद हैं और पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है इन दोनों के लिए। फिलहाल इस मामले में बहस चल रही है। जो नसीर अहमद हैं, वकील अतीक अहमद के, उन्होंने इसका विरोध किया है 14 दिन के इस रिमांड मांगने का। अब देखना ये है कि अदालत क्या कहती है। फिलहाल जिस वक्त हम कोर्ट परिसर के भीतर कोर्ट रूम से कुछ दूरी पर मौजूद हैं और अभी ये मामला शांत है, लेकिन जिस वक्त अतीक अहमद आ रहा था उस वक्त अतीक अहमद जैसे ही कोर्ट रूम के भीतर घुसा है उसके बाद हंगामा शुरू हुआ है और बाकायदा जो दूसरे पक्ष के वकील हैं, खास करके हम देख सकते हैं कि उमेश पाल के समर्थक जो वकील हैं उन लोगों ने खूब जमकर नारेबाजी। अभिषेक, रिमांड के बारे में कोई जानकारी? रिमांड कोर्ट ने ग्रांट कर दी है, नहीं की है, क्या हुआ है फैसला? कोर्ट रूम के भीतर इस तरीके, कोर्ट रूम के बाहर ये चीजें हो रही हैं और पिछली बार सड़कों पर भी ये चीजें हुई थी। अभिषेक, रिमांड पर क्या जानकारी मिल रही है? रिमांड मिल गई या नहीं? देखिए, अभी रिमांड मांगी गई है, वारंट बी के तहत रिमांड मांगी गई है, पुलिस रिमांड। लेकिन फिलहाल अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि रिमांड कितने दिन की मिली है। जैसे ही ये जानकारी सामने आएगी हम इसे शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है, थोड़ी देर में कुछ और तस्वीरें भी साफ होंगी। अरविंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, एक तरफ सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ वकीलों का हंगामा भी है। झड़प की खबरें भी पुलिस से आई हैं। फिलहाल वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है या ठीक हो गई? नहीं, देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। प्रदीप गुप्ता, आपको कचहरी के बाहर की तस्वीरें। कुछ देर पहले आज तक की टीम कचहरी परिसर के अंदर मौजूद थी, लेकिन जिस तरह के हालात बने और जिस तरह का माहौल बना उसके बाद हम बाहर आ गए और अंदर फिलहाल काफी हो हल्ला है और ऐसे में जो रैपिड एक्शन फोर्स की एक्स्ट्रा यूनिट उसको अंदर बुलाया गया, एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी बुलाए गए, बाहर भी पुलिसकर्मी है और जो हमने तस्वीरें अंदर से आपको दिखाई, पूरा जो कचहरी परिसर है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी भी अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, दोनों कोर्ट रूम में ही मौजूद है।
एक वारंटी के तौर पर, यानी कोई भी आरोपी जिसको जेल से लाया जाता है उसका वारंट होता है, उसे कोर्ट में हाजिरी देनी होती है। तो कोर्ट में दोनों को हाजिर कर दिया गया है। 14 दिन की रिमांड मांगी है यूपी पुलिस ने दोनों की। अब ये देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड ग्रांट होती है। अरविंद, पिछली बार जिस तरीके की स्थिति बनी थी तब भी वकीलों ने हंगामा किया था। क्या ये इस तरीके की स्थिति दोबारा ना पैदा हो, इसको लेकर तमाम इंतजाम आज किए जाने चाहिए थे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से पेशी हो सके और जो वहां की रोज की दिनचर्या है उससे अलग, उससे विपरीत, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, 2 हाई प्रोफाइल कैदी हैं, जाहिर तौर पर इस तरह की स्थिति आज एक बार फिर से। नहीं, देखिए, अतीक अहमद बेहद शातिर है और कल जिस तरह से साबरमती से सब जिसके जेल से लाया जा रहा था और प्रयागराज तक जो पहुंचा, जिस तरह से उसने आज तक से बातचीत में कई दफा विक्टिम कार्ड खेली कि मैं तो मिट्टी में मिला दिया गया, मेरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया, अब रगड़ा जा रहा है, तो इस तरह के तमाम उसने बयान दिए थे। लेकिन जैसे ही वो प्रयागराज पहुंचा, हमने वो तस्वीरें भी आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखाई इसी कोर्ट परिसर की, कि जब अतीक को ऊपर लेकर जाया जा रहा था तो आज तक ने जब उससे सवाल पूछा कि उमेश पाल हत्याकांड में तुमने किस तरह से साजिश रची, तो उसने बकायदा हाथ हिलाया, ऐसा हाथ हिलाया जैसे कोई नेता हाथ हिलाता है। तो अतीक जैसे माफिया वो है कि जब रसूख चलता है, जब सत्ता इनकी चलती है, तब ये दबंगई के साथ तमाम वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन जब सत्ता नहीं रहती तो विक्टिम कार्ड खेलने में भी गुरेज नहीं करते। और यही पिछले 24 घंटों में यही एटीट्यूड हमने देखा। पहले विक्टिम, लेकिन जैसे ही अपने गढ़ में पहुंचा, प्रयागराज में पहुंचा, तो एक मैसेज देने की कोशिश की, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आया। उसका भाई भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। भारी सुरक्षा है यहाँ पर, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, पुलिस की टीम है यहाँ पर, और फिलहाल दोनों ही भाई कोर्ट में मौजूद है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अतीक ने दबंगई के दम पर, गुर्गों के दम पर बनाई, कब्जा की। कल ईडी ने भी रेड की थी और कई खुलासे ईडी ने भी किए। लेकिन हम उस उमेश पाल हत्याकांड में जो तमाम साजिश है उनकी परतें खोलनी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो शूटर अतीक का बेटा असद का है, उसका पता लगाना है। पूरी साजिश किस तरह से रची गई, हत्याकांड को किस लिए अंजाम दिया गया, ये तमाम वो सवाल है जो पूछे जाने हैं, जिसका पता लगाना है यूपी पुलिस को। नाकामी भी है यूपी पुलिस की। अभी तक न तो असद पकड़ा गया, न वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया, अभी तक कोई शूटर नहीं पकड़ा गया। तो ऐसे में अतीक के जरिए दबाव बनाने की भी कोशिश होगी उसके बेटे के ऊपर। लेकिन फिलहाल की बात करें तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को, उसके भाई अशरफ को अदालत में पेश किया गया है। 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब ये देखना होगा कि अदालत कितने दिन की रिमांड देती है, लेकिन पुलिस की कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड मांगे। और प्रदीप गुप्ता को कहेंगे वो तस्वीर जरूर दिखाएं, आसपास की तस्वीरें, कि किस तरह से हमने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पूरा जो अदालत परिसर है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। उसके अलावा बाहर की हमने तस्वीरें दिखाई हैं। अब से कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि अदालत से कोई न कोई फैसला आएगा कि कितने दिन की रिमांड मिली, कितने दिन की नहीं मिली। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें ये है कि जो पुलिस फोर्स है वो बढ़ती जा रही है। जो सूत्र क्या बता रहे हैं अरविंद, सूत्र क्या बता रहे हैं, अभी क्या चल रहा है कोर्ट में? ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है या फिर पहले गहमा गहमी को कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही है अरविंद तक, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम सीजेएम कोर्ट से आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आज का दिन बेहद अहम उमेश पाल हत्याकांड मामले में, क्योंकि पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही है और इसी मामले में कोर्ट में दोनों की पेशी हुई। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर सियासी कुनबा इकट्ठा हुआ है। 2024 में विपक्ष किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरेगा, उसकी पिच भी तैयार कर ली गई। इन तस्वीरों में 2024 के लोकसभा समर की प्रस्तावना लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का घर विपक्ष की राजनीति का एपी सेंटर बना है। यहीं से उस तूफान को लाने की कोशिशें हो रही हैं जो नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को तोड़ सके। बिहार का महागठबंधन दिल्ली में बैठकें कर रहा है। तय किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाएंगे, बीजेपी को हराएंगे।
ये वो वक्त है कि लगातार ये मांगे उठ रही हैं कि विपक्ष को मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होना होगा और यहाँ पे एक बार फिर से 10 राजाजी मार्ग जो है सियासत का केंद्र बनते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले तमाम विपक्षी नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे एकत्रित हुए थे। लगभग 17-18 विपक्षी दलों के तमाम फ्लोर लीडर्स एक साथ थे और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जिस तरह से तमाम विपक्षी एक साथ लामबंद हुए हैं उस पे नीतीश कुमार की एंट्री अपने आप में जो लगातार विपक्षी एकजुटता के चैंपियन रहे हैं उनकी एंट्री एक नए समीकरण पैदा करती है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार अपने लिए क्या रोल खंगाल रहे हैं, क्या वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, क्या वो चाणक्य की भूमिका में आएंगे या किंग का रोल अपनाएंगे, ये लगातार सवाल है। हो सकता है कि उनको पूरे यूपीए का कोऑर्डिनेटर संयोजक के रूप में कमान सौंपी जाए। बहरहाल 2024 के रण में विपक्षी खेमे में एकदम से जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी की बिटिया को आशीर्वाद दिया, फिर तेजस्वी के साथ राहुल गांधी से मिले और फिर सब मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे उस तलवार को धार देने जो 2024 में उनके हिस्से जीत ले आए। हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलकर उसी रास्ते पे काम करेंगे। नीतीश भी यही कहते हैं कि बातचीत शुरू हुई है, बातचीत आगे बढ़ेगी, मुलाकातों का दौर बढ़ेगा और वो दस्तूर बनाया जाएगा जिसमें विपक्ष की जीत का आधार हो। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है। विपक्ष किस तरह से साथ होगा, कौन कौन साथ होगा, किन मुद्दों पर साथ होगा, बैठक करने वालों ने कुछ नहीं बताया। अलबत्ता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि जिस तरह से देश पर आक्रमण हो रहा है उसके लिए जरूरी है कि सभी लोग साथ आएं और बीजेपी को हराएं। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। नेताओं ने अपनी बात कह ली, संवाददाताओं ने बड़ा जरूरी सवाल किया कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश तो कर रहा है मगर विपक्ष की अगुवाई करेगा कौन। इतना सवाल सुनना था कि एक होने की कोशिश में लगे अलग अलग दलों के नेताओं ने कुर्सी छोड़ दी। सवाल का जवाब देने के बजाय धन्यवाद देने लगे। संवाददाता पूछते रहे, बताइए नेताजी विपक्ष को कौन लीड करेगा, मगर जवाब नहीं मिला। नहीं बताया तो नहीं बताया। अलबत्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बाहर निकले नेताओं से फिर पूछा गया कि जो टूटे हैं उन्हें कैसे जोड़ेंगे, जो रूठे हैं उन्हें कैसे मनाएंगे, जो विपक्ष की लाइन से अलग सुर साधे हैं उन्हें कैसे समझाएंगे। बोले सब ठीक हो जाएगा। ऐतिहासिक क्षण है और बाकी सवाल अब अपने भविष्य के लिए, आगे के लिए तय रखिए। लेकिन शरद पवार बयान बदलते रहते हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। तो उनको आप साथ सब ठीक हो जाएगा। अगुवाई कौन, नीतीश अरे सब ठीक, अगुवाई देश की, वी द पीपल। पता नहीं कैसे ठीक होगा मगर बिहार के ही नेता मानते हैं कि नीतीश से बिहार तो संभलता नहीं, वो विपक्ष को कैसे संभालेंगे। दिल्ली गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने, किस सोच के साथ गए हैं वो अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। आज की तारीख में अगर विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट हो तो किस आधार पर एकजुट होगा भाई। विपक्ष में कई और ऐसे बड़े दल हैं, कई और ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास, कांग्रेस की बात कर लीजिए भैया, 600-700 विधायक हैं कांग्रेस के पास। ममता बनर्जी जी की बात कर लीजिए, 200 से ज्यादा विधायक हैं। अखिलेश जी की बात कर लीजिए, 125 विधायक हैं। केजरीवाल जी जिनकी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया है, दिल्ली पंजाब मिलाकर उनके पास 150 विधायक हैं। तो ऐसे में कोई 40 विधायक वाली पार्टी को अपना नेता कैसे मानेगा। मौजूदा माहौल ये है कि टीएमसी कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। ममता कभी केसीआर से मिलती हैं, कभी नवीन पटनायक से।
अखिलेश यादव भी कांग्रेस से कन्नी काटे हुए हैं। केसीआर तो अपना अलग ही मोर्चा बना रहे हैं और शरद पवार विपक्ष के मुद्दे को धता बता रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि विपक्ष एक होगा कैसे, और हो भी गया तो किस दल के नेता को अगुवाई की कमान मिलेगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।